पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने धूरी में रैली को संबोधित करते हुए 2027 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष शुरू से कह रहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं चलेगी, लेकिन हमारी सरकार ने 4 साल में प्रदेश के लिए कई विकास कार्य किए। पंजाब में डीजीपी गौरव यादव के निर्देश पर गैंगस्टरों और नशा तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस ने फाजिल्का में गैंगस्टरों, ड्रग तस्करों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। कई संदिग्ध जगहों पर भी छापेमारी की गई। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में अपराध और नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जनता से अपील है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दे, साथ ही अभियान में सहयोग करें। पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से धमकी भरी कॉल आई है। धमकी का ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कॉल के दौरान कहा जा रहा है कि गिप्पी, मैंने तुम्हें थोड़े दिन पहले भी मैसेज भेजा था, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने धमकी देते हुए कहा कि मेरे मैसेज को इग्नोर करने से गलत हो जाएगा। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। बठिंडा पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत एक व्यक्ति को 400 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी को सीआईए स्टाफ 2 की टीम ने संदिग्ध हालत में काबू किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संसद में चर्चा के दौरान आप सांसद मलविंदर सिंह कंग ने श्री चमकौर साहिब और बलाचौर को रेलवे लाइन से जोड़ने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि श्री चमकौर साहिब एक पवित्र शहर है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु नतमस्तक होने पहुंचते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी मांग की कि तख्त श्री केशगढ़ साहिब से श्री हजूर साहिब नांदेड़ और पटना साहिब के लिए रोजाना सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाए। इसके साथ ही मोहाली के बंद पड़े रेलवे स्टेशन को भी दोबारा शुरू किया जाए। पंजाब में पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं तापमान गिरकर 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिसके बाद मौसम विभाग ने पंजाब के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के मौसम विभाग की हेड डॉक्टर पवनीत कौर किंगरा ने 19 और 20 मार्च को भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। महानगर में कारोबारियों पर गैंगस्टरों का डर कम नहीं हुआ है। शहर की मशहूर बेकरी के मालिक गुरप्रीत सिंह ने पुलिस से शिकायत की है कि उन्हें जग्गू लाहौरिया गैंग के नाम पर एक विदेशी नंबर से कॉल करके 20 लाख रुपए की मांग की है। कॉल तब आई जब गुरप्रीत अपनी दुकान पर मौजूद थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी है। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात युवकों ने बॉटनी डिपार्टमेंट पार्किंग के सामने 2 राउंड फायरिंग की। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। साथ ही आसपास की सीसीटीवी के आधार पर आरोपी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा में बजट पर चर्चा जारी है। मंगलवार को सदन में मंत्री के डांस को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के बीच तीखी बहस हुई। हुड्डा ने कहा कि मंत्री सदन में डांस करने लगते हैं, जिस पर मंत्री बेदी ने कहा कि आप रिकॉर्डिंग निकलवा लो, यदि मैंने डांस किया हो तो मैं हाउस में सॉरी बुलवाऊंगा और अगर नहीं किया तो भूपेंद्र हुड्डा माफी मांगेंगे। बहादुरगढ़ नगर परिषद में वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा के खिलाफ 25 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। पार्षदों ने उपायुक्त रविंद्र पाटिल से मुलाकात की और एफिडेविट सौंपते हुए विकास कार्यों में बाधा डालने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगाए। पार्षदों ने बताया कि वाइस चेयरमैन ने कार्यकाल के दौरान समन्वय नहीं बनाया, जिससे शहर के विकास पर असर पड़ा है। वहीं प्रशासन ने दस्तावेजों की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालुओं को 1 लाख रुपए की वित्तीय सब्सिडी वितरित की है। ये राशि सीधे श्रद्धालुओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर जैसी दुर्गम और खर्चीली यात्रा को आम श्रद्धालुओं के लिए आसान बनाने के लिए उद्देश्य से सरकार ये मदद दे रही है। प्रदेश के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वर्ष 2017-18 में गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराया गया था। पहले संसाधनों की कमी के चलते कुछ ही लोग ही ऐसी यात्राएं कर पाते थे, लेकिन अब प्रदेश में बुनियादी ढांचा और सुविधाएं काफी बेहतर हुई हैं। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की शादी के बाद मंगलवार को लखनऊ में उनका भव्य रिसेप्शन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्रिकेट दिग्गजों के साथ कई राजनीतिक लोग भी शामिल हुए। रिसेप्शन पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस मौके पर क्रिकेटर कुलदीप यादव ने सीएम योगी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवविवाहित जोड़े को बुके भेंट कर वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। मिर्जापुर के नेशनल हाईवे से दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां एक बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों लोगों की मौके पर मौत हो गई है। पूरी वारदात हाईवे पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई। बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान आरोपी ट्रेलर चालक नशे में धुत था। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। मिर्जापुर पुलिस और एसओजी की टीम ने एक अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11,605 पुराने मोबाइल, 8 बाइकें और 48,800 रुपए नकद बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी अलग अलग राज्यों से पुराने मोबाइल इकट्ठा कर बिहार में ले जाते थे, जहां उनका डेटा रिकवर कर साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हरदोई के 52 मार्ग पर स्थित एचपीसीएल की अंडरग्राउंड पाइपलाइन में देर रात धमाका हो गया। गैस रिसाव होने के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, डीएम और एसपी समेत एचपीसीएल के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सवाईजपुर ने भमना खेड़ा मुख्य यूनिट तक की गैस पाइपलाइन बिछाई थी। पाइपलाइन में गैस का प्रेशर बढ़ जाने के कारण हादसा हुआ। आमजन की सुरक्षा के लिए पाइपलाइन की सप्लाई को रोक दिया गया। जांच भी जारी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोक भवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। मुलाकात करने के दौरान सीएम धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को पुस्तक भेंट की। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों, पब्लिक वेलफेयर और सुशासन से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 16 मार्च तक 6,17,853 से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पंजीकरण केदारनाथ धाम के लिए हुई है। बता दें, यात्रा के कपाट 19 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री, 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ में खुलेंगे। सरकार ने 121 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मंजूर कर तैयारियां तेज कर दी हैं। सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं और दर्शन व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही मोबाइल और फोटोग्राफी पर सख्ती जैसे नए नियम लागू करने की तैयारी है। इस बार रिकॉर्ड भीड़ की संभावना जताई जा रही है। देश भर में चैत्र नवरात्रि का पावन महापर्व कल यानी 19 मार्च से शुरू होने जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नवरात्रि शुरू होने से पहले मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है और माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। माता रानी के मंदिरों को खास तौर पर सजाया जा रहा है। रंग बिरंगी रोशनी, फूलों की सुंदर सजावट और आकर्षक झांकियां भी लगाई जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। सुगम और सुरक्षित दर्शन के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर पूरे देश में आस्था, श्रद्धा और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है और भक्त मां दुर्गा के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दिल्ली के झंडेवालान माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि से पहले प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिर परिसर के आसपास बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने खास एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में श्रद्धालुओं से कहा गया कि वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और मंदिर के पास अवैध पार्किंग से बचें। साथ ही एडवाइजरी में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। बता दें, इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही है।
जम्मू में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बिजली विभाग के एक इंस्पेक्टर को 30,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ट्रैप के दौरान चिन्हित नोटों से स्याही निकलकर सबूत भी पुख्ता किए गए। फिलहाल एसीबी की टीम ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति की अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। बता दें, इस बैठक में विदेश सचिव समेत मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के दौरान प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और स्वदेश वापसी के संबंध में सदस्यों को जानकारी देंगे। हालांकि संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 8वां दिन है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज भी दोनों सदनों में एलपीजी संकट को लेकर हंगामे के आसार बने हुए हैं। दरअसल बीते कई दिनों से विपक्ष लगातार इस मुद्दे को संसद में उठा रहा है और सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। विपक्षी दलों के नेता संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और एलपीजी संकट को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि भले ही सभी देश अमेरिका की कार्रवाई से सहमत है, लेकिन वे साथ देने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो को एक तरफा गठबंधन बताते हुए कहा कि अमेरिका वर्षों से इन देशों की सुरक्षा पर भारी खर्च करता रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये देश समर्थन नहीं देते। ट्रंप ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया का जिक्र करते हुए कहा कि इन मामलों में भी अमेरिका आत्मनिर्भर है और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा दावा किया है। आईडीएफ के अधिकारियों ने अली लारिजानी मारे जाने की मौत का दावा किया है। अगर इजराइल का यह दावा सही साबित होता है तो ये इस युद्ध में खामनेई के बाद मारे जाने वाले सबसे ताकतवर शख्स होंगे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि एक अलग हमले में ईरान के वसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर गुलमर्जा सुलेमानी को भी मार गिराया गया। हालांकि इन दावों पर अभी तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को 18 दिन हो गए, लेकिन जंग के अंत के अभी कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे। इसी कड़ी में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के नेताओं से मुलाकात कर क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और चुनौतियों पर चर्चा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार बैठक में मिडिल ईस्ट के हालात पर विशेष फोकस रहा। इस बीच ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का अभियान जारी है। अब तक 50 भारतीय ईरान से आर्मेनिया पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ अन्य अजरबैजान के लिए रवाना हुए। वहीं एक दिन पहले करीब 640 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला गया है।